यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी अनिथी को। मूवी के शुरुआत में हम लोगों को थिरू नाम के शख्स को दिखाया जाता है जो इस वक्त जख्मी हालत में होता है और शायद किसी को मारने की कोशिश कर रहा होता है। यानी कि ये बर्थडे से घर में होता है और शायद किसी को ढूंढ रहा होता है। इसके बाद कहानी एक साल पीछे जाती है जहाँ पर हम लोगों को इस कहानी का लीड कैरेक्टर थिरू को दिखाया जाता है जो पेशे से थिरू एक फूड डिलीवरी बॉय होता है। बैकग्राउंड वॉइस में थिरू हम लोगों को बता रहा होता है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मैं बहुत ही मेहनत से पैसा कमा रहा हूँ। अगर मैं सुबह लॉगिंग हुआ तो रात के 10 बजे तक काम करता हूँ। किस लिए कमा रहा हूँ मुझे भी नहीं मालूम। इस वक्त आधी रात को फूड डिलीवरी के लिए जा रहा हूँ। यहाँ थिरू जब डिलीवरी देने के लिए आता है तो इसे मालूम पड़ता है कि इस अपार्टमेंट की लिफ्ट काम नहीं कर रही। थिरू जब उस शख्स के पास कॉल करता है तो उस शख्स कहता है ऊपर चले आओ, डोर डिलीवरी है ना। क्या मैं अपना खाना लेने के लिए नीचे कूदूं? सुपरमैन हूँ या फिर बैटमैन? इस तरह से वो रूडली बिहेव करता है। तब थिरू सीढ़ियों की मदद से उसके दरवाजे के पास जाता है। थिरू जब इस शख्स को खाना देता है तो थिरू के पास चेंज नहीं होता, ना ही फोन पे और ना ही कार्ड मशीन। वो शख्स कहता है कि अगर तुम्हारे पास चेंज नहीं है तो तुम नीचे जाकर चेंज लेकर आओ। थिरू कहता है कि सर मैं दोबारा से नीचे नहीं जा सकता, प्लीज आप ही मुझे चेंज दे दीजिए। फाइनली अब थिरू नीचे जाकर चेंज लेकर आने के लिए राजी हो जाता है। तब वो शख्स कहता है कि अगर तुम 2000 के नोट को लेकर भाग गए तो तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम किस लिए डिलीवरी बॉय बने हो? ऑर्डर कैंसल। ये सुनने के बाद थिरू उस शख्स को वहीं मार डालता है। अब सुबह होने पर हम लोगों को मालूम पड़ता है कि थिरू के रूम में 2 और शख्स रहते हैं। उनमें से एक शख्स थिरू का बेस्ट फ्रेंड होता है। जब थिरू रेडी सेडी हो रहा होता है तो उस वक्त टीवी पे चॉकलेट का ऐड चल रहा होता है। इस चॉकलेट की ऐड को देखने के बाद थिरू अचानक से चेंज होता है। वो अजीब सा बिहेव करने लगता है। वह एक ही पल में काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और देखते ही देखते उस टीवी को ही फोड़ देता है। अब रात होने पर थिरू फिर से किसी शख्स को फूड डिलीवरी करने के लिए जाता है, लेकिन खाने में कमी होने की वजह से वो शख्स थिरू को कोई चीज लाने के लिए कहता है। थिरू कहता है कि सर यहाँ से होटल 12 किलोमीटर दूर हैं, आप ही कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। वो शख्स कहता है कि अगर तुम होटल जाकर उस सामान को लेकर नहीं आए तो मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर दूंगा। थिरू अभी रिक्वेस्ट कर ही रहा होता है तभी उस शख्स सारा कड़ी उठाकर थिरू के चेहरे के ऊपर फेंक देता है। अब इससे थिरू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वही शख्स को यहीं टपका देता है। देखने में ऐसा लगता है कि थिरू को कोई मेंटल बीमारी है। जब थिरू को कोई चीज इरिटेट करती है तो इसके अंदर का जानवर बाहर चला आता है। इसकी वजह से वो सामने वाले शख्स को ही खत्म कर देता है। अगली सुबह थिरू एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाता है और अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है। कहता है कि डॉक्टर मेरे दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है, अच्छे से सोए हुए मुझे 6 महीने हो गए हैं। जब मुझे इरिटेशन होता है तो मैं अपने दिमाग का संतुलन ही खो बैठता हूँ। प्लीज डॉक्टर अब आप ही मुझे बचा सकते हो। डॉक्टर पूछने लगता है कि क्या तुम्हें और सिम्टम्स है? थिरू कहता है कि जब मुझे कोई इरिटेट करता है तो मुझे उसे मारने का मन करता है। डॉक्टर पूछता है क्या तुमने किसी की हत्या की है? तब थिरू कहता है नहीं। और बाद में हम लोगों को मालूम पड़ता है कि थिरू ने अब तक जिन लोगों को मारा है ये सब बस थिरू का इमेजिनेशन था। थिरू तो बस वहाँ से मजबूर होकर चला गया। थिरू कहता है कि मैं किसी को मार नहीं सकता डॉक्टर, मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ। अब थिरू की सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर थिरू को कुछ दवाइयाँ लिख देता है। थिरू जब इस हॉस्पिटल से बाहर जा रहा होता है तभी इसका रूममेट थिरू को इस हॉस्पिटल से बाहर देख पूरी तरह शौक में रह जाता है। रात के वक्त वो रूममेट थिरू के बेस्ट फ्रेंड पोतू के पास आकर कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास गया था, ये कोई पागल है। थिरू इन दोनों की बातों को सुन लेता है। जब पोथू राजू थिरू के पास आकर पूछता है कि तुम डॉक्टर के पास क्यों गए थे? थिरू कहता है कि मुझे एक तरह का डिसऑर्डर है, मैं जिस किसी को देखता हूँ उसे मारने का दिल करता है। पोथू राजू शायद मैं तुम्हें 100 बार मार चुका हूँगा और भास्कर को तकरीबन 1000 बार। अब ये सच्चाई जानकर ये दोनों रूम के बाहर ही जाकर सोने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद भास्कर कहता है कि ये रूम मेरा है, तुम इस रूम को खाली कर दो। तब थिरू कहता है कि पोथू राजू मुझे डर लगता है अकेले रहने से, कहीं मैं सुसाइड ना कर लूं या फिर किसी को मार ना दूं। एक दिन थिरू का मैनेजर थिरू को बुलाकर कहता है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया है क्योंकि इसकी रेटिंग बहुत कम होती है और साथ ही निगेटिव रिव्यू। जब इस बारे में पोथू राजू को मालूम पड़ती है तो पोथू राजू मैनेजर के पास जाकर उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है। तब जाकर दोबारा से थिरू का अकाउंट एक्टिवेट होता है। एक दिन थिरू जब किसी के घर खाना डिलीवर करने के लिए जाता है तो बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका होता है। ऑर्डर देने वाली लड़की थिरू को डांटने लगती है फोन से ही। थिरू कहता है कि सॉरी मैडम, आते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, अगर आपने ऑर्डर कैंसिल किया तो मेरा कमीशन कट होगा। वो लड़की कहने लगती है ठीक है, मेरी वजह से आपको क्यों प्रॉब्लम हो, मैं नीचे आ रही हूँ खाना लेने के लिए, आप दरवाजे के पास ही इंतजार कीजिए। इस तरह से वो लड़की दरवाजे के पास आती है और छोटे से गेट को खोलकर अपना हाथ बाहर कर वो खाना अंदर लेती है। यानी कि ये लड़की अपने चेहरे को नहीं दिखाती। अब थिरू इस लड़की के हाथ को ही देखकर पूरी तरह फ्लैट हो जाता है। खाना देने के बाद अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और इसी तरह थिरू का बाइक भी नहीं स्टार्ट हो रही होती।
वो लड़की कहती है कि आप यहाँ पर थोड़ी देर रुक कर चले जाओ। अब थिरू भी ऐसा ही करता है। वो लड़की भी गेट के उस पार खड़ी होती है। इन दोनों के बीच थोड़ी बातें होती है। अब अगले दिन एक जगह पे फूड डिलीवरी बॉय की मीटिंग हो रही होती है कि धीरे धीरे कर ये लोग फूड डिलीवरी बॉय की कमीशन को कम करते आ रहे हैं। अब हम ही लोगों को कुछ करना पड़ेगा। तभी थिरू को उसी लड़की का ऑर्डर आता है। अब घर पे खाना डिलीवरी करने के लिए जाता है तो लड़की कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, आज भी आप ही डिलीवर करने के लिए आए हैं। थिरू कहता है कि मैं हमेशा काम पर ही रहता हूँ, बस कोई इंसिडेंट की बात है। इस तरह से वो लड़की छोटे से दरवाजे को खोलकर अपना खाना अंदर ले लेती है बिना अपना चेहरा दिखाए। अब सुबह होने पर थिरू को दोबारा से उसी घर से ऑर्डर आता है। इस बार वो बड़ा सा दरवाजा खुला होता है तो थिरू ऑर्डर देने के लिए उस घर के अंदर जाता है। अंदर जाने पे थिरू से खाना लेने के लिए कोई लड़की नहीं, एक बुढ़िया आती है। खाना लेने के बाद वो बुढ़िया पैकिंग को खोलकर वहीं पे चेक करने लगती है और थिरू से कहने लगती है कि मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे डिलीवरी बॉय खाना चुरा कर रास्ते में ही खाने लगते हैं, तुम तो उनमें से नहीं होना। अब थिरू बहाने बनाकर इस बुढ़िया से पानी मांगता है और इसी तरह इसकी नजर उस लड़की को ढूंढती रहती है, वही रात वाली लड़की जो हमेशा खाना ऑर्डर करती रहती है। मगर वो लड़की तो नजर नहीं आती। घर की काम वाली आकर थिरू को पानी देकर यहाँ से चली जाती है। अब रात होने पर फिर से इसी घर से ऑर्डर आता है तो थिरू खाना डिलीवर करने के लिए इसी घर पे आता है। फोन करने पे वो लड़की फिर से थिरू से पूछने लगती है क्या डिलीवरी के लिए आप ही फिर से आए हैं। थिरू कहता है कि मेरे दोस्त का काम था इसलिए मैंने उसके ऑर्डर को ले आया। और इस बार थिरू बड़े ही चालाकी से खाने को बहुत ही बड़े बक्से में पैक किया होता है। अब ये बड़ा सा डब्बा उस छोटे दरवाजे से तो अंदर नहीं जाने वाला था। लड़की कहती है कि आप रुकिए, मैं दरवाजे को खोलती हूँ। गेट ओपन होने के बाद सुबु नाम की लड़की थिरू के पास आती है खाना लेने के लिए। अब थिरू लड़की को देखकर काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। अब सुबह होने पर थिरू उसी घर के पास रहकर उस लड़की को फॉलो करने लगता है। थिरू ये देखता है कि वो बुढ़िया और सुब्बू किसी स्टोर जा रहे हैं सामान को खरीदने के लिए। तभी सुब्बू की नजर थिरू के ऊपर पड़ती है और ये देखकर पूरी तरह शौक में रह जाती है। वहाँ थोड़ी घबराने लगती है। तभी उसे छोटी सी गलती हो जाती है जिससे वो बुढ़िया सुब्बू को खींचकर चमाट लगाती है और उसे काफी सारी गालियां देने लगती है। इस वाकया को देखकर थिरू को समझ आ जाता है कि सुब्बू उस घर की नौकरानी है, ना ही कि उस घर की ऑनर है। ये देखकर थिरू यहाँ से शर्मिंदा होकर चला जाता है। अगले दिन सुबह सुब्बू और उसके फादर पुलिस स्टेशन जाते हैं क्योंकि सुब्बू का भाई किसी गांजा केस में फंसा होता है। उसी को छुड़वाने के लिए सुब्बू अपने पापा के साथ यहाँ पर आई होती है। किसी पुलिस वालों को थोड़े बहुत पैसे देकर अपने भाई को यहाँ से छुड़वा कर ले जाती है। यहाँ पर एक और बात यह है कि सुब्बू की फैमिली किसी स्लम एरिया में रहती है। इसके घर में इसके माँ पापा भाई बहन रहते हैं और इन सारे लोगों की खर्चे सुब्बू ही उठाती है उस बुढ़िया के घर में काम कर कर। सुब्बू अपने घर वालों को डांटने लगती है कि मैं वहाँ पर पोछा कर कर, बर्तन धोकर, कपड़े धोकर पाई पाई जोड़ रही हूँ और तुम सब अपने मनमानी कर रहे हो। सुबह सुब्बू जब उस बुढ़िया के घर पे जाती है तो उस बुढ़िया का बेटा जो कि फॉरेन यानी कि अमेरिका में रहता है वो सुब्बू को कॉल कर कर सुब्बू को डांटने लगता है कि माँ ने कहा कि तुम कुछ ज्यादा ही छुट्टियां ले रही हो, क्या मैं तुम्हारे पगार में से काटूं। सुब्बू समझाने लगती है कि ऐसा बात नहीं है भाई, पिछले हफ्ते मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी इसी वजह से। तो अजय यानी कि उस बुढ़िया का बेटा सुब्बू को बहुत ही ज्यादा डांटने लगता है। तो बुढ़िया फोन लेकर अपने बेटे से बात करती है। दरअसल इस बुढ़िया के 2 संतान हैं, एक है बेटा अजय और एक बेटी अनीता। हर बार बुढ़िया अपने बच्चों से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि तुम सब इंडिया आकर मेरे साथ रह लो, मुझे अकेलेपन से बहुत ही ज्यादा घुटन महसूस होती है। मगर इसके लिए ना ही अजय मानता है और ना ही अनीता। यही कहकर टालते रहते हैं कि यहाँ पर बहुत काम है माँ। अब रात के वक्त सुब्बू हिम्मत जुटाकर दोबारा से खाना ऑर्डर करती है तो लकीली इस बार भी थिरू ही डिलीवर करने के लिए आता है। थिरू जब खाना देकर पैसे लेकर यहाँ से जाने लगता है तब सुब्बू कहती है बस इतना ही। थिरू कहता है सॉरी मैंने तुम्हें फॉलो किया। सुब्बू कहती है कि सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए था कि मैंने तुमसे छुपाया कि मैं इस घर में काम करती हूँ। थिरू कहता है कि मुझे ये बात ऑलरेडी मालूम है कि तुम इस घर में काम करती हो, मगर जब उस बुढ़िया ने तुम्हें मारा तो मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो गया। अब इन्हीं बातों में दोनों अपने अपने नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। जिसके बाद होना क्या था, दोनों के बीच पहले चैटिंग होती है और फिर कॉल पे ढेर सारी बातें होने लगती है। और जब से थिरू के जिंदगी में सुब्बू आई है तब से थिरू का मेंटल डिसऑर्डर थोड़ा कम होने लगा था, यानी कि अभी से बहुत ही जल्द गुस्सा नहीं आता, अब थोड़ा शांत रहने लगा था। इसी बीच सुब्बू को जब भी टाइम मिलता तो थिरू के रूम पे आती रहती है और उसी तरह थिरू भी खाना देने के बहाने सुब्बू के घर जाकर उसे बातें वगैरह करते रहता है। एक दिन सुब्बू की बर्थडे होती है तो वो थिरू को अपने घर बुलाकर उल्टे ही थिरू को गिफ्ट देने लगती है और इस गिफ्ट के अंदर एक बड़ा सा चॉकलेट होता है। इस चॉकलेट को देखने के बाद थिरू को पता नहीं क्या हो जाता है। इस चॉकलेट के टुकड़े टुकड़े कर कर गुस्से में यहाँ से चला जाता है।
ये सब देखकर सुबू को कुछ भी समझ नहीं आता। अब अगले दिन थीरू सुबू को एक जगह पर बुलाकर अपने मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बताता है कि सुबू मुझे एक अजीब तरह की बीमारी है, जिससे भी देखता हूँ उसे मारने का दिल करता है। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, मगर कसम से सुबू, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से ये थॉट ही मेरे माइंड से चला गया है। इसके बाद एक दिन सुबू एक दिन के लिए अपने घर वापस जाने लगती है तो वो बुढ़िया सुबू के ऊपर शक करने लगती है कि इन बैग्स में क्या है, खोल कर दिखाओ, कुछ चुरा कर तो नहीं ले जा रही हो। अब गुस्से में आकर सुबू अपने बैग को खोलकर इस बुढ़िया को दिखाने लगती है और कहती है कि इसके अंदर सारे पुराने कपड़े हैं, धोने के लिए ले जा रही हूँ। अब थीरू सुबू को लेने के लिए आया होता है तो वो घर के बाहर से ही खिड़की से इन सारी वाकया को देख रहा होता है। अब सारे कपड़े बैग में धरने के बाद वो बुढ़िया सुबू के शरीर को चेक करने लगती है, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह। सुबू कहती है कि 4 सालों से मैं आपके घर में काम कर रही हूँ, इतना भी भरोसा नहीं है आपको मेरे ऊपर। अब गुस्से में आकर बुढ़िया सुबू को एक चमाट लगाती है और कहती है कि कल से काम पे मत आना। अब सुबू हाथ जोड़कर इस बुढ़िया से माफी मांगने लगती है और कहती है कि गलती हो गई माँ जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, आप मुझे काम से मत निकालिए। इसके बाद थीरू सुबू को घर ले जाने लगता है। रास्ते के बीच थीरू कहता है कि मुझे उस बुढ़िया को मारने का मन कर रहा है तो सुबू कहती है कि ये सब कॉमन है थीरू, इस घर में तो बुढ़िया है, मगर दूसरी जगह पे जाऊंगी तो वहाँ पे मर्द होंगे, उससे अच्छा तो यही है ना। अब रात होने पर सुबू दोबारा से वापस उस बुढ़िया के घर आती है और थीरू को यहाँ पर बुलाकर थीरू को अपनी फैमिली के बारे में बता रही होती है कि सुबू अपनी फैमिली से काफी ज्यादा तंग आ गई है। कभी कभी इसे तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं दूर भाग जाऊं, मेरी फैमिली मेरे लिए ही बोझ बन गई। पर थीरू सुबू के हाथों को थाम कर उसे समझाने लगता है। तभी वो बुढ़िया इन दोनों को एक साथ देख लेती है। सुबू को झापट लगाते हुए कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे ही घर में अनजान शख्स को बुलाई। थीरू सुबू से कहने लगता है कि अभी के अभी तुम इस काम को छोड़ दो, इस बुढ़िया को लात मारो और यहाँ से चलो मेरे साथ। मगर बाद में सुबू थीरू से रिक्वेस्ट करती है, तब थीरू इस घर से बाहर चला जाता है। अब आधी रात के वक्त सुबू थीरू के पास बार बार कॉल करती रहती है। पहले तो थीरू फोन नहीं उठाता, बाद में थीरू जब फोन उठाता है तो सुबू कहती है कि वो बुढ़िया अनकॉन्शियस हो गई, जिस वजह से सुबू और थीरू उस बुढ़िया को एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आकर इन दोनों को बताता है कि वो बुढ़िया तो 2 घंटे पहले ही मर चुकी है, आप लोग इस बुढ़िया के रिश्तेदार को बुला लीजिए। अब ये सच्चाई जानकर सुबू और थीरू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। सुबू के तो होश ही उड़ जाते हैं। बाद में हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि आप डेथ बॉडी को यहाँ पर नहीं रख सकते, आप इन्हें किसी मोर्चरी रूम में शिफ्ट कर दो। थीरू किसी दूसरे हॉस्पिटल में बात करता है डेथ बॉडी को रखने के लिए। अब इन दोनों के पास एम्बुलेंस के रुपए देने के लिए नहीं होते। तब सुबू थीरू को इस बुढ़िया की एटीएम कार्ड देती है और कहती है एटीएम से कुछ पैसे विड्रॉल कर लो। पैसे लेने के बाद ये दोनों उस बुढ़िया की लाश को किसी फ्यूनरल डेथ बॉडी में रख देते हैं, यानी कि फ्रीजर में। अब ये सब कुछ होने के बाद थीरू फिर से अपने काम पे लग जाता है। तभी पोथराजू एक डिलीवरी के दौरान जा रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। थीरू और कुछ लोग मिलकर पोथराजू को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। डॉक्टर कहता है कि पोथराजू का ऑपरेशन करना पड़ेगा तो थीरू अपने दोस्तों के पास कॉल कर कर ऑपरेशन के लिए पैसे मांगने लगता है, मगर किसी के पास भी इतने पैसे नहीं होते। अंत में थीरू सुबू के पास कॉल कर कर उस बुढ़िया का एटीएम मांगने लगता है। कहता है कि बाद में मैं पैसे लौटा दूंगा, मगर सुबू ऐसा करने से मना करने लगती है। कहती है कि अजय भैया क्या कहेंगे कि मैंने उस बुढ़िया को मार डाला पैसों की लालच में। सुबू टोटली मना कर देती है एटीएम देने से। अब थीरू बार बार सुबू के पास कॉल करता है, मगर सुबू डर की वजह से एटीएम देने से मना करती रहती है। अब गुस्से में होने की वजह से थीरू फोन को कट कर देता है। थोड़ी देर के बाद एक ऑटो वाला थीरू की परेशानी को देखकर उसे अपना रुपए देता है। कहने लगता है कि बाद में लौटा देना, जान से बढ़कर थोड़े ही है पैसा। अब पैसे देने के बाद हॉस्पिटल वाले पोथराजू का ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर थीरू से कहता है कि खतरे से बाहर है ये। अब सुबह होने पर सुबू अजय या फिर अनीता के पास कॉल करती रहती है, मगर कोई भी फोन नहीं उठा रहा होता। तो बाद में सुबू थीरू से बात करने के लिए हॉस्पिटल जाती है। पहले तो सुबू थीरू से माफी मांगती है और कहती है कि मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मेरे भाई ने उस बुढ़िया की एटीएम को चुरा ले गया और उसके एटीएम से करीबन उसने 2 लाख रुपए विड्रॉल किए। अगर उन लोगों को इस बारे में मालूम पड़ेगा तो वो लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। बुढ़िया की मौत की खबर देने के लिए मैंने उन लोगों के पास बहुत ही बार कॉल किया, मगर उन लोगों ने एक भी बार कॉल पिक नहीं की। थीरू कहता है कि पहले तुम रोना बंद करो, पहले हम लोग 2 लाख रुपए को अरेंज करेंगे। उन 2 लाख रुपयों को तुम उस बुढ़िया के अकाउंट में डाल देना। उसके बाद तुम कॉल कर कर उस बुढ़िया के औलाद को उसकी मौत के बारे में बता देना। थोड़ी देर के बाद उस बुढ़िया का बेटा अजय अमेरिका से सुब्बू के पास कॉल करने लगता है। फोन उठाते ही अजय कहता है कि क्यों तुमने मेरे पास
इतनी बार कॉल की, क्या कोई इमरजेंसी है? तो सुबु यहाँ पे झूठ बोलती है, कहती है कि भाई कोई इमरजेंसी नहीं है, बस माँ आपसे बात करना चाहती थी। फिलहाल वो बाथरूम में है, बाहर आने पर मैं उनको बता दूंगी। सुबु यहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है सच बताने से। थोड़ी देर के बाद सुबु थिरू से कहती है कि हमें कैसे भी कर पहले 2 लाख रुपयों का जुगाड़ करना पड़ेगा। अगले दिन से दोनों अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे मांगने लगते हैं, मगर इन दोनों को इतने सारे पैसे कौन देता, कोई नहीं देता है। अब इसी बीच उस बुढ़िया की बेटी अनीता बार बार कॉल करती है, तो सुबु हर बार इसे बहाने बनाकर बातें करती। सुबु जब इस बारे में थिरू को बताती है कि वो लोग बार बार कॉल कर रहे हैं, तो थिरू एक आइडिया लगाता है। वहाँ एक डबिंग आर्टिस्ट को उस बुढ़िया के घर बुलाता है। यहाँ पे डबिंग आर्टिस्ट अपना गला बदल कर उस बुढ़िया के बच्चों से बात कर ही लेते हैं। उस बुढ़िया के बच्चे कहते हैं कि माँ ये सब तुम छोड़ो, तुम अभी के अभी घर का दरवाजा खोलो, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। गेट खोलने पर थिरू और सुबु को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उस बुढ़िया के पूरे रिश्तेदार यहाँ पर अब आ चुके थे। यहाँ पे मैं इस बुढ़िया की बेटी अनीता के बारे में बात करूँ तो अनीता बहुत ही घमंडी किस्म की लड़की है। अब थिरू और सुबु को कुछ नहीं समझ आता कि अब हम क्या करें, सच इन लोगों को कैसे बताएं। घर के अंदर आने पर अनीता और अजय अपनी माँ को बुलाने लगते हैं कि तुम्हारे बड़े होने की वजह से हम सभी लोग एक साथ यहाँ आए हैं तुम्हारे लिए, तुम कहाँ हो माँ, बाहर निकलो। अब इसी घर में डबिंग आर्टिस्ट होने की वजह से तो ये लोग डबिंग आर्टिस्ट पे शक करने लगते हैं कि तुम कौन हो, क्या हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अब ना चाहते हुए भी सुबु को सारी सच्चाई इन लोगों को बतानी पड़ती है कि आपकी माँ मर चुकी है। अब ये सच्चाई जानकर अजय और अनीता सुबु को बहुत ही बुरी तरह मारने पीटने लगते हैं। थिरू जब सुबु को बचाता है तो ये लोग थिरू को भी बहुत ही बुरी तरह मारने लगते हैं। तभी इनमें से एक शख्स कहता है कि हम पुलिस में जाकर कंप्लेन कर देते हैं, तभी वो लोग इन दोनों से सारी सच निकलवाएंगे। बाद में सुबु और थिरू पुलिस को उस बुढ़िया की डेथ बॉडी दिखाते हैं, तो पुलिस वाले कहते हैं कि पोस्टमार्टम करने पे ही हम लोगों को मालूम पड़ेगा कि आखिर इस बुढ़िया की मौत कैसे हुई, तभी हम लोग अपनी तहकीकात आगे बढ़ाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक थिरू और सुबु को पुलिस स्टेशन में ही बैठा कर रखते हैं। अगले दिन मालूम पड़ता है कि उस बुढ़िया की मौत जहर खाने की वजह से हुई है। अब ये सच्चाई जानकर अनीता पुलिस स्टेशन जाकर सुबु को वहीं पे गन पॉइंट करने लगती है। थोड़ी देर के बाद अनीता के अंकल पुलिस वालों को कहता है कि सर इस मामले को यहीं पे खत्म कर दीजिए ना, आप इस बात को भूल जाइए कि अनीता पुलिस स्टेशन आकर गोली चलाने की कोशिश की, बस आप उन दोनों से सच उगलवा दीजिए। जिसके बाद पुलिस वाले थिरू और सुबु को बहुत ही बुरी तरह मारने पीटने लगते हैं और इनसे यही कहते हैं कि तुम सच बताओ, मगर इन दोनों का यही जवाब होता है कि हमने उस बुढ़िया को नहीं मारा है। अब इसी पूछताछ के दौरान थिरू पुलिस वालों को सुबु का एक इंसिडेंट बताने लगता है कि वो बुढ़िया सुबु को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया करती थी। अब थिरू के इस बयान को लेकर पुलिस वाले सुबु के पास जाते हैं और उसे उल्टी बताने लगते हैं, यानी कि वो सुबु के अंदर थिरू के प्रति गुस्सा पैदा कर देते हैं। अब इंट्रोगेशन रूम से बाहर आने के बाद सुबु थिरू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि क्यों तुमने ऐसा किया, तुमने उस बुढ़िया को क्यों मारा, तुमने कहा था ना कि तुम्हारी बीमारी दवाई लेने से ठीक हो जाएगी, क्यों मारा तुमने उस बुढ़िया को। इस तरह से बोलते हुए सुबु थिरू को बार बार थप्पड़ मार रही होती है। अब ये सब देखकर थिरू के तो होश ही उड़ जाते हैं। थिरू तो सुबु की मदद कर रहा था, मगर अब ये खुद ही फंस गया। अब सुबु बीमारी के बारे में कहकर पुलिस वालों की शक और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब पुलिस वाले थिरू को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं और जब थिरू की रूम की तलाशी ली जाती है तो उन्हें डॉक्टर का रिपोर्ट्स भी मिलता है कि थिरू एक दिमागी बीमारी से जूझ रहा है। अब मार खाते वक्त थिरू अपने बचपन का एक इंसिडेंट को याद करता है, जिसके बाद कहानी छोटी सी फ्लैशबैक में जाती है। जब थिरू छोटा था तो अपने पापा के साथ अपने गांव में बहुत ही ज्यादा खुश रहता था। बचपन में ही थिरू की माँ इस दुनिया को छोड़कर चल गई थी, तो थिरू के पापा ही थिरू को बहुत ही अच्छे से देखभाल करते हैं। ये बाप बेटे एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। एक दिन थिरू अपने पापा से एक चॉकलेट विश मांगता है और ये चॉकलेट उस समय 50 रुपए का था। इस पर थिरू का फादर कहता है कि अरे बेटा, मेरे पूरे महीने की कमाई 500 रुपए हैं, जिनमें से 200 तो मेरे मालिक ही रख लेते हैं, वो तो मुझे सिर्फ 300 रुपए देता है और उनमें से मैं तुझे 50 रुपए का चॉकलेट कैसे खिलाऊं। मगर थिरू अपने पापा से जिद करने लगता है। तब इसके पापा कहते हैं कि मैं तुम्हारे बर्थडे वाले दिन ये चॉकलेट तुम्हें गिफ्ट करूंगा। अब कुछ दिनों के बाद थिरू का बर्थडे आ ही जाता है। थिरू के पापा दुकान ओनर से हाफ डे की छुट्टी मांगता है और उसी तरह इस दुकान का ओनर को कहता है कि ये चॉकलेट लेकर जा रहा हूँ, आप मेरे सैलरी से कट कर लेना। अब इस दुकान का ओनर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हैसियत कि तुम ये चॉकलेट खाओ, चॉकलेट वॉकलेट छोड़ो और जाओ यहाँ से। थिरू का फादर कहता है कि अरे साहब, चॉकलेट की तो बात है, चॉकलेट कौन नहीं खाएगा, मेरे बेटे ने इस चॉकलेट के लिए जिद की तो मैं ये चॉकलेट ले जा रहा हूँ। अब इस दुकान ओनर थिरू के फादर को बहुत ही नीचा दिखाकर बातें करने लगता है और थिरू के फादर पे हाथ भी उठा देता है। थिरू के फादर जब इस दुकान ओनर को धक्का देता है
तो इसका सर टकरा जाता है। इसे दुकान ओनर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और भरे बाजार के सामने थिरू के फादर को घुटनों को बल बैठाकर इस पे झूठा इल्जाम लगाने लगता है कि इसने सिर्फ एक चॉकलेट के लिए मुझे मारा पीटा। ये चोरी कर भाग रहा था मेरे दुकान से, रुको अभी के अभी मैं पुलिस वालों को बुलाता हूँ। इस तरह से ये दुकान ओनर पुलिस वालों को बुलाकर इस पे झूठा इल्जाम लगाने लगता है। तभी उसी टाइम थिरू अपनी पढ़ाई को खत्म कर स्कूल से उसी दुकान की तरफ आ रहा होता है। अब थिरू के फादर थिरू को देखकर पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर आप मुझे छोड़ दो, हम ये सब बाद में देख लेंगे, मेरा बेटा आ रहा है। अगर मेरा बेटा मुझे इस हालत में देखेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। दुकान ओनर कहता है कि आने दो तुम्हारे बेटे को, उसे भी मालूम पड़ेगा तुम्हारी हैसियत। पुलिस वाले जब थिरू के फादर को ले जा रहे होते हैं तो थिरू पुलिस की गाड़ी के पीछे भागने लगता है। जाते वक्त थिरू के फादर कहता है कि बेटा तुम सही सलामत घर चले जाओ, मैं शाम के वक्त घर पे वापस चला आऊंगा। अब रात होने पर पुलिस वाले सब थिरू के फादर को उसके घर छोड़ते हैं। अब थिरू के घर में थिरू की दादी भी होती है। थिरू अपने फादर से कहता है कि पापा मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। थिरू का फादर कहता है कि अरे बेटा मैं तो भूल ही गया, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया। थिरू जब इस चॉकलेट को अपने हाथों में रखता है तो देखता है कि इस पे खून लगा हुआ है। तब हम लोग को मालूम पड़ता है कि पुलिस वाले सब थिरू के फादर को बहुत ही बुरी तरह बहुत ही ज्यादा मारे। अब चॉकलेट पे खून देकर थिरू उस चॉकलेट को वहीं फेंक देता है और अपने पापा को जोर से गले लगा लेता है। मुझे चॉकलेट नहीं, मुझे आप चाहिए पापा। इसके बाद दोनों बाप बेटे सो रहे होते हैं तो रात के वक्त थिरू के फादर की सांस नहीं चल रही है। सुबह होने पे मालूम पड़ता है कि थिरू का फादर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इसके बाद एक दिन थिरू गुस्सा होकर उस दुकान के ओनर के सर पे एक पत्थर मारकर भाग जाता है। मगर ये सब तो थिरू का बस एक इमेजिनेशन होता है, यानी कि इसी दिन से थिरू को ये बीमारी लग गई, यानी कि डिसऑर्डर आ गया। जिसे भी देखता उसे मारने का मन करता। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। बहुत मार खाने के बाद थिरू अपना जुर्म कबूल करता है कि मैंने ही उस बुढ़िया को मारा। अब सीन को रिक्रिएट करने के लिए पुलिस वाले सब थिरू को लेकर उस बुढ़िया को घर आते हैं। पूछताछ के दौरान थिरू कहता है कि इन सब में सुबू का कोई लेना देना नहीं है, मैंने ही उस बुढ़िया के दूध में बहुत सारी नींद की गोली मिला दी जिससे वो बुढ़िया टपक गई। हालांकि थिरू उस बुढ़िया को मारा नहीं होता है, बल्कि पुलिस वाले जबरदस्ती थिरू से कबूल करवाते हैं। तभी पुलिस वालों को उस खटिया के नीचे एक पेपर मिलता है और इस पेपर को पढ़ने पर पुलिस वालों को मालूम पड़ता है कि उस बुढ़िया ने आत्महत्या की है नींद की बहुत सारी गोली खाकर, क्योंकि इसके औलाद इसके पास नहीं आते और न ही इसे अमेरिका ले जाते। मैं बहुत ज्यादा बोर हो गई, मैं अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा नाराज हूँ, इसीलिए मैंने सुसाइड कर ली। अब ये सुसाइड लेटर पढ़ने के बाद वो हायर ऑफिसर उस इंस्पेक्टर को डांटने लगता है, कहता है कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। इसके बाद सुबू थिरू के सामने आकर इसे माफी मांगने लगती है कि थिरू तुम मुझे माफ कर दो कि मैंने खामोखा तुम्हारे ऊपर शक किया। तभी थिरू एक चीज लेकर सुब्बू के सर पे जोर से मारता है और उससे सुब्बू की वहीं मौत हो जाती है। बाद में हम लोग को मालूम पड़ता है कि ये भी इसका इमेजिनेशन होता है, सुब्बू को उसने नहीं मारा होता, बस वो तो इसके पैरों पे गिरकर माफी मांग रही होती है। इसके बाद अजय की फैमिली सुब्बू के पापा को थोड़े बहुत पैसे देते हैं सुब्बू की मुंह को बंद करवाने के लिए और साथ ही सुब्बू को अपने साथ अमेरिका ले जाकर वहाँ पे काम करवाने के लिए। दूसरी तरफ पुलिस वाले थिरू और सुब्बू को छोड़ देते हैं। अब थिरू जख्मी हालत में चलते चलते अपने रूम आ रहा होता है तो रास्ते के बीच बेहोश होकर गिर जाता है। जब इसकी आंख खुलती है तो यह हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा होता है। दूसरी तरफ सारे डिलीवरी बॉय धरना पे उतर आते हैं। थिरू जब इस हालत में वो रूम पे आता है तो देखता है कि दरवाजे पे ताला लगा हुआ है और उसी तरह इसका सारा सामान रूम से बाहर फेंका होता है। थिरू जल्दी से अपने बैग के पास जाता है और उनमें से अपने पापा की फोटो को निकाल कर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। दूसरी तरफ अजय, अनीता और कुछ लोग सुब्बू को एक ऑफिस के पास लेकर आते हैं। सुब्बू कहने लगती है कि दीदी आप लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए, आप लोगों की मेरी साइन क्यों चाहिए। तब अनीता सुब्बू को एक सच्चाई के बारे में बताती है कि मेरी माँ मरने से पहले अपनी सारी जायदाद को तुम्हारे नाम कर गई। अब उस बुढ़िया के औलाद सब उस बुढ़िया पे ही गुस्सा हो रहे होते हैं कि हमसे इतना ज्यादा नफरत करेगी कि वो सारी जायदाद एक काम वाली को दे देगी। और इस वक्त ये सारे लोग रजिस्टर ऑफिस बैठे होते हैं इन सारी जायदाद को अपने नाम करवाने के लिए। अब ये सच्चाई जानकर सुब्बू के तो होशे उड़ जाते हैं, मुझे तो इस बारे में मालूम ही नहीं था। जिसके बाद सुब्बू रजिस्टर ऑफिस से भाग जाती है। दूसरी तरफ भास्कर जब रूम पे आता है तो देखता है कि रूम का ताला टूटा हुआ है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि थिरू नहा रहा है। वो थिरू पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने एक बुढ़िया को मार डाला, तुम एक पागल आदमी हो, अब तुम इस रूम में नहीं रह सकते। तो थिरू कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ भास्कर, हमेशा हमेशा के लिए। तुमने मेरी सारी चीजें रूम से बाहर फेंकी मगर तुम्हें मेरे पापा की फोटो को बाहर नहीं फेंकना चाहिए था। बाद में हम लोग को मालूम पड़ता है कि भास्कर को थिरू ने मार डाला। दूसरी तरफ जो डिलीवरी बॉय धरना कर रहे होते हैं ना, कंपनी का ओनर लाठीचार्ज करवाता है इनके ऊपर पुलिस के जरिए। ये सच्चाई जानकर थिरू कंपनी ओनर के पास पहुंचता है और उसे भी मार डालता है।
अब रात होने पर अनीता की फैमिली सुबू को ढूंढ ही लेते हैं। वापस अपने घर लाकर सुबू को बहुत ही बुरी तरह मारने पीटने लगते हैं। सुबू इनसे हाथ जोड़कर कहती है कि मैं सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगी, मगर मैं आप लोगों के साथ अमेरिका नहीं जाऊंगी। मगर तभी उसी वक्त थीरू यहाँ आता है। अजय, अनीता और यहाँ पर मौजूद एक एक शख्स को थीरू बहुत ही बुरी तरह मार पीट कर जान से खत्म कर देता है। इन सब को जान से खत्म करने के बाद थीरू अनीता के पास आता है और यही सीन हम लोगों को मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जहाँ पे थीरू एक एक जन को बुरी तरह मार रहा था। अब सुबू थीरू के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि इन सब का कारण मैं ही हूँ, मुझे माफ कर दो, चाहो तो तुम मुझे मार भी सकते हो। इस तरह से सुबू बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाने लगती है। थीरू सुबू से कहता है कि जो कोई भी हाथ जोड़कर माफी मांगता है, अगर सामने वाला शख्स ने उसे माफ नहीं किया तो वो इंसान नहीं, एक हैवान है। ऐसा कहते हुए थीरू सुबू की वही पहली मुलाकात वाली हाथों को चूमते हुए चुपचाप इस घर से बाहर जाने लगता है। अब इसी सदमे में थीरू को अपना फादर दिखाई पड़ता है और ये इमेजिनेशन करने लगता है कि ये अपने फादर के साथ है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ।